गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है नर्सिंग पाठशाला में। हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक चीज़ लेकर के आए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वो सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। साथ ही साथ उनके पास समय भी कम है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है कि हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकें, तो इसलिए कम समय में बेहतर तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने ये नर्सिंग पाठशाला प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। इस पे हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करवाएंगे जिनसे कि बच्चों को एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा आसानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तैयारी को कर सके। तो हम सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, जिसमें आज जो हमारी सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग फंडामेंटल। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं भी नर्सिंग फैकल्टी से ही हूँ और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे नर्सिंग फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं हम वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा सबसे बात ये है कि स्टूडेंट्स की, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये रहता है कि हम एग्जाम में कॉपी भर के आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम में कॉपी भरने से पास होती है। अगर सब ऐसे ही एग्जाम में कॉपी भर के पास हो जाते तो आज सब एमबीबीएस होते, कोई ऐसे घूम नहीं रहा होता, सभी डॉक्टर होते, सभी कलेक्टर होते, सभी क्या होते, ठीक है। तो इसलिए कभी जिसके भी दिमाग में ये भ्रांतियां हैं कि भाई हम कॉपी भरने से पास हो जाएं, तो वो कृपया करके अपनी इस भ्रांति को दूर करें। और एक जो चीज है वो ये है कि अगर आप एग्जाम में एक सिस्टमिक तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके आते हैं तो उससे आपका समय भी बचता है, दूसरा वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व भी हो जाता है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी नर्सिंग। तो हम आपकी नर्सिंग फंडामेंटल की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है आपके इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपके इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के ऊपर ही बनेगा, जिसमें सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि डिफाइन नर्सिंग। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी ये जो शब्द जो मैं बता रहा हूं, डिफाइन, ठीक है, डेस्क्राइब, एक्सप्लेन, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन, इनका ही अभी मतलब नहीं पता होता है कि क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा आ गया डिफाइन नर्सिंग, तो उनको तो यही लगता है कि इसको पूरे को ही हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, जबकि ऐसा नहीं है। डिफाइन का मतलब होता है ओनली डेफिनेशन, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन भी लिख देते हैं, वहीं पे उसका इंट्रोडक्शन भी लिख देते हैं, सब कुछ उसी में लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। डिफाइन शब्द अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डिफाइन वर्ड से, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ओनली डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन, अगर आप नर्सिंग फंडामेंटल का पेपर सॉल्व करें तो कम से कम हमें 2 डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब जैसे हम आपसे बात करें कि नर्सिंग की डेफिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू ANA है, ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो है, उसके द्वारा एक डेफिनेशन है जो बेस्ट डेफिनेशन है आपकी नर्सिंग की, ठीक है। जैसे नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स, ठीक है, वो वाली डेफिनेशन आप लिख के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में आपसे ये पूछेगा इसी में कि राइट डाउन द रोल ऑफ नर्स, ठीक है, कि रोल जो नर्स है आपकी उसके क्या रोल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपसे क्वालिटी ऑफ नर्स पूछ सकता है, ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ नर्स क्या है, ठीक है, रोल ऑफ नर्स है, और एक इसमें आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, कि आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, या एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीजें आपको पहले क्वेश्चन में देखने को मिलेगी और ये पहला क्वेश्चन कंफर्मेटरी आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब जैसे क्वालिटी की हम बात करें आपसे सबसे पहले कि क्वालिटी ऑफ नर्स क्या है, कि एक नर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नर्स की सबसे पहली जो क्वालिटी है वो तो यही होनी चाहिए कि उसका जो एक बिहेवियर है, उसका जो एक नेचर है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। सामने वाले से पेशेंट जो है उससे कैसे बात कर रही है, उसका कैसे व्यवहार है। ऐसा नहीं है, आजकल देखने को मिलता है कि नर्स पेशेंट से बदतमीजी से बात करती है, तो वो उसकी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी है कि उसे एजुकेट करना आना चाहिए। एजुकेट का मतलब कि अगर पेशेंट आया है, वो उससे अगर किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तो उसको एक पोलाइटली तरीके से उसको समझाना है, ठीक है, कि मेडिसिन कब लेनी है, क्या टाइम है, किस तरीके से, ठीक। अब रोल ऑफ नर्स की बात करें तो रोल नर्स का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो ये होता है कि नर्स को पेशेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव और कंफर्टेबल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है, ठीक है।
अगर पेशेंट जो नर्स है वो अगर पेशेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव या कंफर्टेबल केयर प्रोवाइड करवाती है तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है, ठीक है, ताकि वो आपसे अच्छी तरीके से केयर ले और वो अपनी हेल्थ के लिए बेटर आपको क्या दे, फीडबैक दे। क्योंकि हमारा फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। जब ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को केयर दे दी या ट्रीटमेंट दे दी तो उसको छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को केयर देने के बाद में कुछ समय उसके पास रुकना है, जब वो कंफर्ट फील करे उसके बाद उससे फीडबैक लेना है, तब जाकर के हमें वहां से पेशेंट को छोड़ना है, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल ऑफ नर्स दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अगर आप जो दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाए तो इनमें से मिलते जुलते पॉइंट्स आप इनमें लिख सकते हो, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी हो गई, रोल ऑफ नर्स भी एक तरीके से जिम्मेदारी है कि वो क्या क्या रोल निभा सकती है। फिर एक ये तो एक चीज ही हो गई, फिर इसमें आपसे एक चीज और वो डिस्क्राइब करवा सकता है कि आपको प्रूफ करना है कि जो नर्सिंग है वो आपका एज ए प्रोफेशन है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों कहते हैं। अब नर्सिंग को प्रोफेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्सिंग एज ए आर्ट, नर्सिंग क्या है, एक कला है, और उस कला को प्रदर्शित कौन कर रहा है, एक नर्स कर रहा है या कर रही है, ठीक है। अब प्रोफेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर पेशेंट्स की कंफर्टेबली केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट जब आपके पास से आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जाए तो वो यही बोले कि वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत बेस्ट है, वहां का जो नर्सिंग स्टाफ है वो बेस्ट है, अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए नर्सिंग एक ऑक्यूपेशन भी है, एज अ प्रोफेशन भी है, क्योंकि जब हम नर्सिंग में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वहां से हमें भी बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिलती है, और एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन होता है जिसमें आप अपनी नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हो। और एक केयर प्रोवाइड कराना ही सब कुछ नहीं होता है, एक अपने अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रोसीजर या जो भी केयर आप पेशेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद जाकर के आप क्या करेंगे, उस चीज को अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अधूरी नॉलेज है और आप जाकर के सीधा प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट डिस्कंफर्ट फील करता है। तो इसलिए प्रोफेशन के अंदर आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, सब चीजों के बारे में आपको ब्रीफली नॉलेज दी जाती है, तब जाकर के आप एक एक्चुअल एक नर्स बनते हो जो पेशेंट को केयर देने के लिए क्या रहते हो, एलिजिबल रहते हो, ठीक है। तो इस तरीके का पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन और नर्सिंग के अंदर, कि या तो नर्सिंग की डेफिनेशन, और एक आपसे इस वर्ड का मतलब भी पूछ सकता है कि NURSE, ये जो नर्स मैंने लिखा है इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें नर्स का, N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नोबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। N मतलब नोबिलिटी, U का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और S का मतलब होता है आपके सिंपैथी, और E मतलब होता है आपका एफिकेसी या एफिशिएंसी, ठीक है, एफिकेसी। तो ये जो चीज है, सॉरी R रह गया, एक R का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि नर्स केवल नर्स ही नहीं है, उसके पास में ये चीजें हैं, ये जिम्मेदारियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना है, अपनी केयर प्रोवाइड करवाना है। तो जो चीजें यहाँ आप वर्ड में देख रहे हो, नर्स वर्ड में, वही सारी चीजें आपको रोल ऑफ नर्स में भी आएंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स में भी आएंगी, ठीक है। और डेफिनेशन तो आपको याद होनी ही चाहिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन में ये दे देता है डेफिनेशन में कि अकॉर्डिंग टू ANA या अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। अगर उसने एग्जाम में पीछे लिख दिया है क्वेश्चन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू ANA आपको देना है, तो ध्यान रखना बच्चों, उसको बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है, उसमें आपको कहीं पर भी फुल स्टॉप या कोमा का चेंज नहीं कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फिर अकॉर्डिंग टू ANA नहीं होगी, वो अकॉर्डिंग टू यू हो जाएगी, यानी कि आपके द्वारा हो जाएगी। और अगर आपको राइटर का नाम नहीं पता है तो आप उसमें नहीं लिख के आइए, लेकिन कोशिश यही करिए कि अगर आपको नाम दे दिया है कि अकॉर्डिंग टू इसके द्वारा लिखनी है तो फिर आप एज इट इज लिखें, कहीं कोई चेंजेस उसमें नहीं करना है। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये मतलब पहली यूनिट में से तो यही एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें आप ध्यान रखिए कि नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको, केवल आगे का हिस्सा ही नहीं देखना है कि डिफाइन नर्सिंग दे दिया तो हमने पढ़ लिया साहब यही लिखना है, पूरी रामायण लिख दो, नहीं, पीछे तक पढ़ना है। पीछे लिखने का जो मटेरियल होता है वो क्वेश्चन के लास्ट में मिलता है, स्टार्टिंग में तो केवल डेफिनेशन ही होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि राइट डाउन, अब राइट डाउन का मतलब भी ये नहीं है कि आप पूरा डिस्क्राइब कर दो,
राइट डाउन का मतलब होता है कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, कि आप उसमें 6 पॉइंट लिखो, 7 पॉइंट लिखो, वो आपके ऊपर है आपने कितना पढ़ा है। फिर अगर उसी में आ जाए कि ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटीज ऑफ नर्स, अब ब्रीफली शब्द का मतलब हो गया कि डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अगर ब्रीफली की जगह ओनली एक्सप्लेन भी लिखा हो तो भी उसको एक्सप्लेन ब्रीफली ही करना है, कहीं कंफ्यूज में मत रहो कि ब्रीफली आए या एक्सप्लेन आए तो हम अलग अलग करें, नहीं। ब्रीफली का मतलब भी डिटेल में, एक्सप्लेन का मतलब भी डिटेल में, लेकिन अगर डिफाइन शब्द आ जाए तो ओनली डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा आपके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो हेल्थ से रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। हिंदी में इसको स्वास्थ्य कहते हैं। अब स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आदमी एक तरीके से पूरा फिट एंड फाइन है तो वो स्वास्थ्य नहीं। जो पेशेंट है या इंडिविजुअल है वो प्रॉपरली फिजिकली, मेंटली और सोशल, 3 तरीके से, ये एक इमोशनली, अब इमोशनली और जुड़ गया है, तो ये 4 कैटेगरी में अगर वो आपको सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो वो आपका क्या है, एक हेल्थी कैंडिडेट है, ठीक है, या हेल्थी इंडिविजुअल है। लेकिन हम यहां पर पढ़ते हैं हेल्थ के अंदर, देखो सबसे पहले हमारी इसके अंदर आती है फिजिकल हेल्थ, उसके बाद में आती है आपकी मेंटल, और फिर आती है आपकी सोशल, ठीक है, और एक होती है इमोशनल, ठीक है। ये 4 चीजें हमें इसमें हेल्थ में देखनी होती है। फिजिकल का मतलब तो होता है कि आपकी जो बॉडी फिजिक्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, किसी प्रकार से कोई भी हैंडीकैप वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी फिजिकल। क्योंकि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी बॉडी फिजिक्स अच्छी दिखती है। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल का मतलब हो गया आपके मानसिक स्वास्थ्य से, ठीक है। व्यक्ति मोस्टली अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है आज के टाइम पे तो वो मानसिक रूप से ज्यादा इफेक्ट है, फिजिकली इतना खराब नहीं है लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा डैमेज है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव है या वो एक्टिव है तो वो मेंटली हेल्थ उसका अच्छा रहता है, ठीक है। एक होता है सोशल। सोशल का मतलब हो गया आपके सोसाइटी से। और आजकल आपने देखा भी है, कई जगह देख भी रहे हो, न्यूज में भी खूब आ रहा है कि सोसाइटीज के अंदर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आए दिन कोई किसी की हत्या कर देता है, किसी का क्या कर देता है, तो वो एक क्या है, आपके मेंटल बिहेवियर का ज्यादा इफेक्ट है। अगर आप सोसाइटी में सबसे आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, आपका बोलने चालने का तरीका अच्छा है, आप हर किसी से एक तरीके से बात करते हैं, किसी के साथ आपका कोई दुश्मनी नहीं है, या आप किसी को इस तरीके से देखते नहीं है कि जिससे हमारे कोई लड़ाई झगड़ा हो, अगर आप सोशली पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड हैं तो आप एक सोशल हेल्थ में भी एक्टिव रहेंगे। और लास्ट होता है आपका इमोशनली। इमोशनली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। जितने ज्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, ये ऊपर की तीनों जो हेल्थ है आपकी, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो हेल्थ में पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपका, डिफाइन हेल्थ। अब इसमें भी देखो आपके WHO ने डेफिनेशन दी हुई है आपको हेल्थ की, अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज ए स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था या एक स्थिति, कि हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसमें पेशेंट या इंडिविजुअल, ठीक है, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली क्या रहे, बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है। और उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मिटी या जो आपके विकलांगता जिसे कहते हैं अपन, वो प्रेजेंट ना हो। अगर इन चारों में से उसके किसी भी वजह में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफॉर्मिटी है, तो उसको हम एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि हेल्थ इज ए स्टेट, ठीक है, अवस्था है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो फिजिकली, मानसिक और एक सोशल या इमोशनली बिहेवियर से सही रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, वही उसकी एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। यह डेफिनेशन दी थी आपके WHO ने। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसी के अंदर नया टॉपिक आता है हेल्थ के बाद में, जैसे आपके आ गए डायमेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, कभी लॉन्ग में पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट, यानी कि इस पूरी हेल्थ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब ये जो आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये आपके जर्म थ्योरी से डिपेंडेड है, ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, जर्म, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो एक मशीन है, ठीक है, मशीन की तरह से काम करता है, और उस मशीन को खोलने का जो, यानी कि आपकी बॉडी को जो ऑपरेट करने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसको दिया है, डॉक्टर को दिया है, ठीक है। तो अब बायो शब्द आ गया,
बायो का मतलब तो हो गया लाइफ से। अब लाइफ में देखो क्या है, जैसे बैक्टीरिया वायरस भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, एनिमल्स भी है, सब है, इन सबकी लाइफ है, सबका एक अपना हेल्थ होता है, ठीक है। अब रही बात बैक्टीरिया वायरस की, तो वो तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हेल्थ इफेक्ट करने का जो वजह है, जो मेन अगर हम कोजेज माने, तो वो हम खुद हैं। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ खूब बैक्टीरिया वायरस है। ये मान लो कि हमारी बॉडी पूरी बैक्टीरिया वायरस से घिरी हुई है। बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारे लिए बॉडी के लिए हेल्पफुल भी हैं, तो क्या है, हार्मफुल भी है। अब हार्मफुल तब है जब हम उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा दे जिससे वो हमारी बॉडी के लिए ही हावी हो जाए, ठीक है। और बाहर की बात करें तो बाहर का एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर डस्टिंग वगैरह ज्यादा है, ठीक है, धुआं है, बहुत सी चीजें हैं, तो वहां हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। जैसे पत्थरों की खान वगैरह में अगर कोई वर्क करता है तो उस स्थिति में पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है, खांसी वगैरह आती है, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। उसके बाद में ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक आपका होता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका इमोशनली, ठीक है। इस तरीके से 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको देने हैं इसमें, कि एग्जाम्पल आप देंगे तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा कि एग्जाम्पल से वो चीजें अच्छे से डिस्क्राइब होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बाद में आते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशन का मतलब हो गया एक तरीके से आधार, जो हेल्थ है वो किन किन चीजों पर टिकी हुई है। जैसे फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, सोशल है, ठीक है, इमोशनली है। जैसे आपके कॉन्सेप्ट है वैसे ही डायमेंशन है। तो इन सब का या तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रीफली कि इसको एक्सप्लेन करिए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, डायमेंशंस दे दी, ठीक है। और एक आपके अलग से भी पूछ सकता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में दे दिया कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ या डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्थ का टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो 2 टॉपिक अपने क्लियर हो गए। सबसे पहला था इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरा नर्सिंग रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटीज ऑफ नर्स, ठीक है। और एक उसमें से क्वेश्चन बन के आएगा नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक। उसके बाद दूसरा हमने डिस्कस किया हेल्थ। तो हेल्थ में हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, उसके बाद में क्या नाम से डायमेंशंस ऑफ हेल्थ और कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है। देखिए इसके अंदर आपका एक टॉपिक है क्या नाम से, स्टरलाइजेशन, और एक है आपका डिसइंफेक्शन, ठीक है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अब स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जो है, दोनों का मतलब अलग अलग है। देखिए अगर हम बात करें स्टरलाइजेशन की, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन जो होता है वो आपके हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज करने के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जब ऑपरेशन वगैरह जो होता है उनमें आर्टिकल्स को हम जो एक सर्जरी में जो यूज हो गए उनको हमें वापस से वॉश करना होता है या स्टरलाइज करना होता है, जिसपे कोई भी ब्लड के टीजेस वगैरह हो तो वो उसको क्लियरिफाई हो जाए, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि उन आर्टिकल्स को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। और एक आपके डिसइंफेक्शन होता है, तो ये आपके हम करते हैं जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब घरों के अंदर जैसे हम हमारे डोर्स हैं, विंडोज हैं वगैरह जो भी है, उनको साफ करने के लिए डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अभी जब कोविड आया था तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, ठीक है, कि स्टरलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है, हैंड वॉश जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, सैनिटाइजर क्या होते हैं, ये कुछ नहीं पता था। लेकिन कोविड ने हमें इन सब चीजों की नॉलेज दे दी, ठीक है। तो वो डिसइंफेक्शन में आते हैं, उन्हें केमिकल डिसइंफेक्शन कहते हैं। जैसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आता है, या उसे हैंड रब भी कह सकते हैं हम, ठीक है। उससे हम हमारे हाथों को स्टरलाइज कर सकते हैं। और ये टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में काम करोगे, आप किसी भी, जैसे बच्चों की आदत होती है नए नए जब हॉस्पिटल में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो वहां हॉस्पिटल में किसी भी चीज को वो ऐसे ही उठा लेते हैं या उसको टच कर लेते हैं ओपन हैंडेड से, जबकि ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से सेफ हो आपके लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं और हम जाकर के उनको यूज ले लेते हैं, और जब हम वहां से आते हैं तो घर आके हमारी तबीयत खराब होती है।
अब हॉस्पिटल से घर आने के बाद में अगर आपको कोई भी सिम्टम शो हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ध्यान रखना बच्चों, उससे एक नई बीमारी निकल कर आती है, एक नया हमारा टॉपिक क्लियर होगा, उसको बोलते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि जब हम हॉस्पिटल गए वापस आए तो हम बीमारियां लेकर गए। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में कोई सिम्टम शो होता है वो आपका कहलाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बच्चों ये, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में अगर आ जाए, आएगा जरूर इसके ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें से ये चीजें आ सकती हैं। तो अगर मान लो एग्जाम में नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ये भी हमें तभी लगता है जब हम हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की टेक्निक बिना जाने किसी भी चीज को छू लेते हैं तो। ठीक है, अब स्टरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे सर्जिकल, ठीक है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या आर्टिकल जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हम मतलब चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है आपके बच्चों हॉट एयर ओवन, और एक इसमें आता है ऑटोक्लेव, जिसमें से सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव क्या है, एक जैसे अपने घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तो इसका जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका होता है 15 LB का प्रेशर होता है, LB इसकी यूनिट है। ठीक है, जिसमें इसको नापते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव हॉस्पिटल के अंदर एक अलग ही चैम्बर होता है, वहां पर लगा होता है, एक सिस्टम होता है पूरा जो उसको लगा देते हैं। इसके अंदर हम जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनको हम इसके अंदर लोड करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आप ऑटोक्लेव में कोई भी आर्टिकल को स्टरलाइज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ऑटोक्लेव में आर्टिकल्स रखते समय आपको ज्यादा ओवरलोड नहीं करना है। अगर आप ज्यादा ओवरलोड कर दोगे आर्टिकल्स को तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लास वियर्स लगी होती है तो वो ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेक होने के बाद में वो चीज डैमेज है। ठीक है, उसमें आपको भी नुकसान हो सकता है। दूसरा, जब आप इसको स्टरलाइज करोगे तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देता है, 15 से 20 मिनट के अंदर आपके आर्टिकल्स को स्टरलाइज कर देता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपके जितने भी इसमें आर्टिकल्स आपने रखे हैं वो सारे के सारे स्टरलाइज हो सकते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जब आपने स्टरलाइज कर दिया तो स्टरलाइज करने के बाद में आपको डायरेक्टली जाकर के इसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है बहुत ज्यादा। आपने डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया तो आप जल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टीम भरी होती है, रेड हीट होती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो कम से कम जब इसका आर्टिकल स्टरलाइज हो जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एक सीटी लगी होती है, वो सीटी बच जाती है और ऑटोमेटिक आपका ये जो ऑटोक्लेव है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, स्टरलाइज होती। तो उसके भी कम से कम 2 आवर्स बाद, कितने आवर्स बाद बच्चों, 2 घंटे बाद में जाकर के आपको इसको ओपन करना है और तब जाकर के आपको इसमें से जो भी आर्टिकल्स है उनको सेफली निकाल करके और उनको वापस से रैपर्स जो आते हैं उनमें पैक करके रखना है नेक्स्ट सर्जरी के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टरलाइजेशन। ऐसा ही सेम हॉट एयर ओवन के अंदर भी होता है, लेकिन हॉट एयर ओवन में समय ज्यादा लगता है, तो इसलिए आजकल या प्रेजेंट की हम बात कर लें तो वहां पर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स में ऑटोक्लेव टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। और डिसइंफेक्शन की बात करें तो ये हमारे जो नॉन लिविंग सरफेस है उनको क्लीन आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अपने आप बात करेंगे जैसे डेटोल है, ठीक है, उसके बाद में सेवलोन है, ठीक, और आपके क्या नाम से ये लाइजोल वगैरह, इस तरीके के जो केमिकल कंटेंट आते हैं जिनसे आप अपने घरों के अंदर जो नॉन लिविंग सरफेस है उसको क्लीन आउट करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है और डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है। दूसरी बात, इनके भी मेथड्स होते हैं दोनों के, कि मेथड्स की अगर हम बात कर लें आपसे, तो अगर स्टरलाइजेशन की हम मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। एक तो होता है आपके फिजिकल मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल और केमिकल 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। फिजिकल की अगर हम बात करें आपसे तो फिजिकल के अंदर आपके देखो क्या होता है, एक तो मोइस्ट हीट आती है, ठीक है, उसके बाद में ड्राई हीट आ गई, ठीक, बॉइलिंग आ गया, ठीक,
और आपके क्या नाम से अल्ट्रा यूवी रेस आ गए। सर्दियों में सबसे ज्यादा यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं उनको धूप में जब हम डालते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया कण होंगे वो बाहर आ जाते हैं। तो ये सारी, फिर इसके अंदर आपका एक ये ऑटोक्लेव आ गया और एक हॉट एयर ओवन आ गया। ठीक है, ये सारे मेथड्स तो आते हैं आपके इसमें फिजिकल मेथड में। ठीक है, और केमिकल की बात करें तो केमिकल के अंदर आपके जैसे फिनॉल हो गया, ठीक है, आपके डेटॉल है, ठीक, आपके ये हैंड सैनिटाइजर आ गया। ठीक, इस तरीके के जो भी केमिकल कंपोजिशंस हैं वो केमिकल मेथड्स में आते हैं, जिनका काम केवल क्या होता है, बॉडी जो आपका नॉन लिविंग सरफेस है उसको क्लीन आउट करना। ठीक है, और एक एल्कोहल बेस्ड जो भी आता है आपके सैनिटाइजर वगैरह, उनसे आप हाथों को आपके वॉश कर सकते हो, अच्छे से उनको बैक्टीरिया फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको स्टरलाइजेशन में पढ़नी होती है। सबसे ज्यादा एग्जाम में केवल ऑटोक्लेव के बारे में पूछा जाता है, तो बच्चों ऑटोक्लेव पे विशेषकर फोकस रखना है आपको। ऑटोक्लेव का क्वेश्चन 100% आपके आएगा, जिसमें से आपको ऑटोक्लेव के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। तो ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जो ग्लास वेयर से बनी होती है, अंदर पूरा ग्लास वेयर होता है और एक स्टेनलेस स्टील की चैम्बर्स इसमें बनी होती है। ठीक है, जिसमें रैक्स होती हैं, उन रैक्स के अंदर हम आर्टिकल्स को रखते हैं। ठीक, जिसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 LB का इसका प्रेशर हमें मेंटेन करना है और एक ये प्रेशर कुकर जैसे सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट में आर्टिकल्स को स्टरलाइज कर देता है और स्टरलाइज होने के 2 घंटे बाद में हमें इसे ओपन करके और इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स रखे हैं वो हमें उसमें से क्लीन आउट करने हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हमने 3 क्वेश्चंस के अंदर काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो अब आपका जो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यानी कि इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इन्फेक्शन। ठीक है, या इसी में आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इन्फेक्शन का मतलब हो गया है कि अगर आपकी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आई है तो उससे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं वो आपका इन्फेक्शन कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात है कि इन्फेक्शन के टाइप्स, कि इन्फेक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इन्फेक्शन हमारे वेरियस टाइप्स के इन्फेक्शन है, जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, री इन्फेक्शन होता है, फिर उसमें आपके नोजोकॉमिकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे इन्फेक्शंस के टाइप्स होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। जैसे हम बात कर ले, सबसे ज्यादा आपसे अगर पूछेगा क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है। अब क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों में कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपका कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है, क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहला आता है एक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से मतलब होता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो खांस रहा है या छींकते समय अपने फेस पर हैंकी वगैरह नहीं रखे या फेस मास्क का यूज नहीं करे या मास्क नहीं लगाए, कुछ भी नहीं करे, तो उसके माउथ से और उसके नोज से कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाइस निकलते हैं, उन्हें हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाइस कहते हैं। ये न्यूक्लियाइस ही एक इन्फेक्शन का कारण है। अगर ये पेशेंट, इस तरीके का पेशेंट अगर ये चीजें कर रहा है तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आपके ओपन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं। ओपन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगी, उसी एनवायरनमेंट में आप लोग क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो जैसे ही आप सांस लेते हो तो ये न्यूक्लियाई आपके अंदर चले जाते हैं और आपके लंग्स में जाकर के आपको इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, तो उसी इन्फेक्शन को हमने नाम दिया है क्या, क्रॉस इन्फेक्शन। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है वो आपका कौन सा कहलाता है, क्रॉस इन्फेक्शन। और इस क्रॉस इन्फेक्शन में भी जो मेन जो पॉइंट है वो आपका है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हम बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल की, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना होता है कि प्रोटेक्शन गाइडेंस देनी होती है कि आप अपने आप को और आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो जिससे कि फैलने वाला जो इन्फेक्शन है वो उससे बच सके। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के समय हमको गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे WHO के द्वारा वेरियस गाइडलाइंस दी गई थी कि आप इन गाइडलाइंस का अगर फॉलो करोगे तो आप भी बच सकते हो और सामने वाले को भी सेफ कर सकते हो। तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक टेक्निक्स आती है, जैसे उसको बोलते हैं हम आइसोलेशन। क्या बोलते हैं,
आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब होता है कि अगर आपको पता चले कि ये पेशेंट एक कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है। अब कम्युनिकेबल शब्द आ गया, ये आ गया आपका कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तेजी से फैल रही है या एक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा फैल रही है, तो वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो खांसने, छींकने से, छूने से, इस तरीके से फैलती हो। जैसे कोविड था, तो कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज थी जो उसने कुछ ही समय में अपने पूरे वर्ल्ड वाइड में वो फैल गया था, उसको पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो इस डिजीज वाले पेशेंट को हमेशा हम आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? आइसोलेट। अगर हमने ऐसे पेशेंट को आइसोलेट नहीं किया तो वो हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, या अपने घर में जो लोग हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट को क्या करना? आइसोलेट कर देना, उसको अलग ही रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेक्निक्स फॉलो करके हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आइसोलेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम से आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है, आप अगर किसी व्यक्ति से बात करें, क्योंकि हमें हमारा पता है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं है, लेकिन सामने वाले का हमें बिल्कुल पता नहीं है कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है या नहीं है। अगर वो हमसे बात कर रहा है, हंस रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो न्यूक्लियर हमारे लिए तो इन्फेक्टेड है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें, कोई भी हो, चाहे वो आपका मित्र हो, कोई भी हो, आपको हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना है। दूसरा, कभी भी आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो डायरेक्ट आपको हैंडशेक नहीं करना है। अब आपको पता थोड़ी है कि वो व्यक्ति उस हाथ को कहां लगा करके आया है, ठीक है, या उसने कहां टच किया है, क्या पता वॉशरूम जाने के बाद में उसने हाथ को धोया ही नहीं। तो इस स्थिति में ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो आप या तो सीधा नमस्ते करिए, हाथ जोड़िए, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। हैंडशेक किसी से नहीं करना है, ठीक है, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्रॉस इन्फेक्शन के अंदर जो गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ में उन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर हम आइसोलेशन कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ये चीजें पता होगी तब जाकर के आप अपने अंदर जो इन्फेक्शन है या बाहर हमारी कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ सामने वाले को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन देनी है किसकी? इन्फेक्शन की। डिफाइन इन्फेक्शन। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि अगर आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रही है, उससे आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम शो हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कई टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, री इन्फेक्शन होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है, नोजोकॉमिकल होता है। तो इस तरीके से जितने भी उनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो आपको डिस्क्राइब करना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन और आप उसमें केवल नाम लिख करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आपको डिस्क्राइब करनी है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। फिर आपसे पूछेगा कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करते समय नर्स के क्या क्या रोल होने चाहिए, या नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्फेक्शन कंट्रोल करने में। तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने में सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि जो कम्युनिटी में जो डिजीज स्प्रेड हो रही है वो किस टाइप की है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। अगर वो आपको पता है तो उस हिसाब से आपको अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फॉलो अप करनी है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। तो समझ में आएगी बात। तो आपके ये इन्फेक्शन कंट्रोल वाला टॉपिक जो है वो क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हम आपसे बात करते हैं इन्फेक्शन से रिलेटेड ही है, ठीक है, कि क्या नाम से इस इन्फेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे ये क्रॉस इन्फेक्शन की मैंने बात करी अभी आपसे, तो इसके अंदर क्या है, 2-3 चीजें हैं। जैसे का आइसोलेशन का है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि पेशेंट को अलग करते हैं। एक इसी में आता है क्वारंटाइन, नाम है जो आपने कोविड में सुना होगा कि उसमें पेशेंट को 14 दिन या 21 दिन के लिए अलग कर देते हैं। एज ए आइसोलेशन की तरह ही होता है, लेकिन आइसोलेशन का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग का होता है, लॉन्ग टाइम का होता है, और जो क्वारंटाइन होता है उसका ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम होता है, जैसे 14 दिन हो गया, 21 दिन हो गया, लास्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने 4-5 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, उनमें हमने काफी सारे टॉपिक्स क्लियर करें। तो मैं मानता हूं कि बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा कि हमें पेपर कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे लिखना है। तो उस हिसाब से आपको हर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक। इसके बाद